हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस। जी हां दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस की, जहां हम इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लगातार अब 11th स्टैंडर्ड के भी अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आप अगर 12th स्टैंडर्ड में हैं तो भी इसे सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। यहाँ आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। हमेशा जीतने की सोचो ए दोस्त, क्योंकि किस्मत बदले न बदले, वक्त ज़रूर बदलता है, वक्त ज़रूर बदलता है। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं स्कूल, कॉलेजेस अभी भी थमे हुए हैं, बंद हैं। ऑनलाइन माध्यम से ही हमारी पढ़ाई चल रही है। तो आप सभी का सहयोग अपेक्षित है और मैं ये समझता हूँ कि आप बने रहेंगे हमारे साथ और चैनल को ग्रो करने में ज़रूर मदद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। अब एक शुभ शुरुआत करते हुए 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर 11वीं के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो ये सभी सब्जेक्ट्स में सबसे अहम सब्जेक्ट माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स के ज़रिए आप देश की इकोनॉमी को समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के ज़रिए आप देश की इकोनॉमी के अलग अलग वेरिएबल्स को समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं पॉलिसी ओरिएंटेड वेल्थ के साइंस को समझना इकोनॉमिक्स ही सिखाता है और इसीलिए यह सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ 11th-12th ही नहीं, ग्रेजुएशन लेवल तक एक कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ रहता है और इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस साल के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या खास है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें, इंडेक्स पर नज़र डालें तो हमारे इंडेक्स में कुल मिलाकर 10 चैप्टर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बुक्स जो हैं, अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी हैं और ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आप पहले इसके पीडीएफ जो है ई बाल भारती की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको हर सब्जेक्ट के पीडीएफ्स अवेलेबल कराए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 10 चैप्टर्स हैं हमारे सामने। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, मनी, पार्टीशन वैल्यूज, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, पॉपुलेशन इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पोवर्टी इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 और इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। ऐसे 10 चैप्टर्स इस वर्ष हमें पढ़ने हैं और इन्हीं 10 चैप्टर्स को अगर हम गौर से देखें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इवॉल्व्ड सिलेबस इकोनॉमिक्स का हमारे समक्ष रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, कई वर्षों तक जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते आ रहे थे, पिछले साल से ही बहुत ज़बरदस्त बदलाव करते हुए महाराष्ट्र की इकोनॉमिक्स पर फोकस किया गया है। कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें बताने की कोशिश की गई है और कुल मिलाकर एक ऐसा सिलेबस तैयार किया है जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। सिर्फ थियोरेटिकली ही नहीं, प्रैक्टिकली भी ये आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम सीखेंगे। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। इन इकोनॉमिक टर्म्स को समझने के लिए ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस जर्नी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1, 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है बहुत ही एंशियंट टाइम से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति के एक महान विद्वान कौटिल्य, जी हाँ दोस्तों, कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स के बारे में, महान कौटिल्य ने इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ खास बातें हमें बताई हैं और उन्हीं से इस चैप्टर की शुरुआत की गई है। जहां उनके कहे, क्योंकि अक्सर हम बड़ी बड़ी किताबों के अंदर फॉरेनर्स के दिए हुए डेफिनेशंस, उनके दिए गए मीनिंग्स को पढ़ते हैं और उन्हीं को एग्जाम में अक्सर लिखते हैं। कहीं ना कहीं इस सिलेबस के द्वारा ये एक शुरुआत की गई है जहां हम हमारे लेजेंड्स और हमारे महान अनुभवों से सीखी गई चीज़ों को हमारे टेक्स्ट बुक में डाल रहे हैं और उन्हीं में से एक है कौटिल्याज अर्थशास्त्र और कौटिल्य के व्यूज अबाउट इकोनॉमिक्स। आप देख सकते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस। क्या है एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स?
अर्थशास्त्र हम इसे कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है उसका ये मीनिंग, और वही आपको इस आज के वीडियो में समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुअल्सन। इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पॉल सैमुअल्सन जैसे महान इकोनॉमिक्स कहते हैं कि ये एक सोशल साइंस तो है ही, लेकिन ये क्वीन ऑफ सोशल साइंस है। सोशल साइंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे दमदार अगर कोई है तो वो है इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये बिहेवियर को समझाती है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का डिजायर, ह्यूमन के वांट्स, ह्यूमन के सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड चीजें समझने में इकोनॉमिक्स हमारी मदद करता है। इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग्स सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स। जो पर्याप्त रिसोर्सेस अवेलेबल हैं ह्यूमन बीइंग के पास, उन रिसोर्सेस के जरिए किस तरह एक ह्यूमन बीइंग अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उसी जर्नी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। चलिए कौटिल्य के व्यूज जान लेते हैं। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, कौटिल्य कहते हैं अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस, एंड दस अर्थशास्त्र इंप्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। तो फिर एक बार आप सभी इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र इंप्लाइज the science of acquiring and managing wealth. Yes my dear students, acquiring and managing wealth, acquiring and managing wealth, acquiring and managing wealth. Essentially अर्थशास्त्र is the treatise on political economy in its broadest sense। यानी ये एक ऐसा ग्रंथ है जो पॉलिटिकल इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी, देश के अंदर होने वाली गतिविधियां, जो मार्केट प्लेसेस हैं, जो एनालिसिस मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उन सभी को बारीकी से समझने में हमारी मदद करता है अर्थशास्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या खास मीनिंग और डेफिनेशंस हमारे लिए पहले चैप्टर में स्टोर्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, सामाजिक साइंस है ये। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया which means management of the household। आपने अक्सर देखा होगा अपने माता पिता को बजट बनाते हुए, कहीं ना कहीं ये बजट बनाने के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कितनी इनकम हो रही है, क्या क्या खर्चे हैं, कौन सी जगह पर एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, ये सारी बातों का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। इसी मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स कहते हैं। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस बाय पॉल सैमुअल्सन। इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैं फिर एक बार ये लाइन दोहरा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये इसी लाइन से इकोनॉमिक्स की पहचान होती है। ह्यूमन बिहेवियर को समझना, वो किस तरह से वांट को सेटिस्फाई करता है अपने रिसोर्सेस के साथ, उसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स सैटिस्फाई unlimited wants with limited means। Let us understand now the nature of economics with respect to some popular definitions। तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो popular definitions जो हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड की इस नई टेक्स्ट बुक में। तो सबसे पहले एडम स्मिथ एक महान इकोनॉमिस्ट हैं और वेल्थ ओरिएंटेड इनका डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का काफी चर्चित है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, ऑल्सो रिगार्डेड, अंडरलाइन कीजिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम ये सीखे हैं कि अर्थशास्त्र ये इंप्लाई करता है, हमने अभी अभी देखा, एक ऐसी चीज जो एक्वायरिंग और मैनेजिंग वेल्थ। जी हाँ दोस्तों, एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, उसी में आगे हम एडम स्मिथ से कुछ सीखने वाले हैं जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, और वो हमें एक वेल्थ ओरिएंटेड definition दे रहे हैं। Out of his many literary contribution to economics, he is most famous for his 1776 piece of work। 1776 में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी थी और उसी के लिए वो बहुत मशहूर हैं, बहुत जाने जाते हैं, और वो कहते हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन, एक लाइन में एडम स्मिथ ने पूरी तरह से डेफिनेशन समझा दिया है, और वो कहते हैं साइंस ऑफ वेल्थ यानी इकोनॉमिक्स।
जहां हम वेल्थ के आने और जाने के बारे में स्टडी करते हैं उसी को तो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि हम बजट बनाते हैं तब भी हम इनकम का, एक्सपेंडिचर का हर एक सोर्स, कहाँ पैसा आने वाला है कहाँ जाने वाला है, उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं और इसी स्टडी को तो हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। और इसीलिए एडम स्मिथ का वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन कहता है इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ। जी हाँ दोस्तों, दो चीजें मैं अभी तक आपको समझा चुका हूं। सबसे पहले कौटिल्य ने कहा एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, और अब एडम स्मिथ ने हमें बता दिया है कि इट इज साइंस ऑफ वेल्थ। चलिए कुछ की पॉइंट्स हम उठाकर ले लेते हैं एडम स्मिथ के डेफिनेशन के। सबसे पहली चीज लेज़र्स फेयर पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, इस शब्द से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेज़र्स फेयर पॉलिसी का मतलब होता है नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की रोक टोक नहीं है। इसके अलावा कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन, हम पैसे और कैपिटल असेट्स को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें प्यास लगी है, हम पानी पी लेते हैं, हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाती है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमने गाड़ी खरीद लिया, हमने कैपिटल असेट बना लिया। इसी तरह दोस्तों अलग अलग चीजें हम एक्यूमुलेट करते हैं। इसके अलावा नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स, डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी। तो एडम स्मिथ ने यहां पर नेचर्स लॉ को भी शामिल किया है और वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में नेचर्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो हमारा बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें अनएंडिंग वांट्स हैं, एक वांट खत्म हुई तो हमारी दूसरी वांट तुरंत तैयार रहती है, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और वही तो नेचर्स लॉ है। इसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियरी, कहीं ना कहीं तरक्की के लिए लेबर का डिवीजन बहुत जरूरी है, प्रॉपरली उसका डिवीजन होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं एडम स्मिथ के डेफिनेशन से। फिर एक बार मैं बता दूं दोस्तों, एडम स्मिथ कहते हैं इट इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला डेफिनेशन है महान इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का, जो हमें कहते हैं कि वेलफेयर ओरिएंटेड हमें इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार एडम स्मिथ ने हमें वेल्थ ओरिएंटेड, पैसों से रिलेटेड एक डेफिनेशन दिया, और अब अल्फ्रेड मार्शल हमें डेफिनेशन दे रहे हैं वेलफेयर ओरिएंटेड। जी हाँ दोस्तों, डब्ल्यू 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 फॉर वेल्थ ओरिएंटेड, डब्ल्यू फॉर वेलफेयर ओरिएंटेड। तो वेल्थ ओरिएंटेड एडम स्मिथ का डेफिनेशन और वेलफेयर ओरिएंटेड अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये नाम जो है ना दोस्तों, ये दिल दिमाग में गाड़ लीजिए, क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल आपको 11th ही नहीं, 12th ही नहीं, ग्रेजुएशन लेवल तक सुननाई देने वाला है। ये एक ऐसा विश्वसनीय इकोनॉमिस्ट है जिसने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की किताब के अंदर बहुत सारे लॉज, बहुत सारी थियरीज, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के बारे में डेफिनेशंस लिखे हैं जो आपको बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। ये किताब जो है 1890 में आई थी, और उनके डेफिनेशन में खास बात कही है, और वो ये कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. मैंने एक ही बार में ये डेफिनेशन पढ़ लिया, इसे तोड़कर अब पढ़ते हैं तो इससे समझना आसान हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये स्टडी काय की है? तो ये मैनकाइंड की स्टडी है। जी हाँ दोस्तों, एडम स्मिथ ने तो पैसे का डेफिनेशन दिया, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। अल्फ्रेड मार्शल हमें वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दे रहे हैं, यानी सामाजिक, सोसाइटी के भले से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, सोसाइटी के फायदे से रिलेटेड। और इसीलिए ये कहते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की, उनकी प्रजातियों की ये स्टडी है। और इसीलिए ऑर्डिनरी बिजनेस इन लाइफ, या एक आम तौर पर जीवन में क्या गतिविधियां होती हैं एक ह्यूमन बीइंग के, मैनकाइंड के, वो स्टडी करना इकोनॉमिक्स है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is solely or closely connected with attainment and use of material requisites of well-being. ये आखिरी जो लाइन है इसे मैं तोड़कर समझाता हूँ दोस्तों, याद रखिए, it is solely and closely connected.
सोलली एंड क्लोजली कनेक्टेड विथ अटेनमेंट, यानी वांट्स को सेटिस्फाई करना, अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स, यानी यूज करना मटीरियल सोर्सेस को जो हमारे पास उपलब्ध हैं अपने वेल बीइंग के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बेसिकली एडम स्मिथ का डेफिनेशन था वेल्थ ओरिएंटेड, जहां उन्होंने कहा साइंस ऑफ वेल्थ है इकोनॉमिक्स। अब प्रोफेसर मार्शल जो है वो हमें वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन कह रहे हैं और वो कहते हैं कि मैनकाइंड की स्टडी है इकोनॉमिक्स। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने तीन चीजें, तीन महानुभावों से आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले कौटिल्य जो कहते हैं आप पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं मनी को, वेल्थ को, और उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर एडम स्मिथ ने कहा साइंस ऑफ वेल्थ, और अब अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा हमने डेफिनेशन देखा जो कहता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, की पॉइंट्स मार्शल के अगर देखें तो स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस जो बिहेवियर को पढ़ता है, स्टडी करता है। स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर, यानी हम रिसोर्सेस कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी स्टडी। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी ठोक बजाकर अल्फ्रेड मार्शल कह रहे हैं कि बॉस एडम स्मिथ सुन ले, ये सिर्फ वेल्थ ओरिएंटेड नहीं है, वेल्थ से भी ज्यादा है, हम मैनकाइंड को भी इकोनॉमिक्स के जरिए स्टडी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, हमारा तीसरा डेफिनेशन है लायनल रॉबिन्स का। जी हां दोस्तों, ये स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का। बहुत सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूं, स्कैरसिटी यानी कमी, रिसोर्सेस हमारे पास कम हैं, पर्याप्त नहीं है, और इसीलिए लायनल रॉबिन्स का यह डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। हमने पिछले दोनों डेफिनेशंस में यह समझा कि ह्यूमन बीइंग जो है वो वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, उसके वांट्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो रिसोर्सेस हैं वांट्स को सेटिस्फाई करने के वो लिमिटेड हैं, वो कम हैं, और इसीलिए इसका मतलब होता है कि रिसोर्सेस स्केर्स हैं, कम हैं। और ऐसा ही एक डेफिनेशन है लायनल रॉबिन्स का, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय रॉबिन्स इन हिज बुक एंटाइटल्ड एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पब्लिश्ड इन 1932 मेंशंस अबाउट द स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इस डेफिनेशन को गौर से सुनिएगा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ends and scares। अंडरलाइन कर दीजिए, ends and scares अंडरलाइन कर दीजिए, ends and scares। जी हाँ दोस्तों, ends और scares means which have alternative uses, यानी हमारे satisfaction के लिए जो wants का satisfaction होता है हमारा, उसके लिए जो ends और scares means हमें लगते हैं, जो resources हमें लगती हैं, वो बहुत कम हैं, वो scarce हैं, और इसीलिए होता है भेदभाव। कहीं ना कहीं जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर होता जाता है, गरीब बहुत गरीब रहता जाता है, कहीं ना कहीं सभी अपने wants को satisfy पूरी तरह से नहीं कर पाते, और इसी विषय की स्टडी है इकोनॉमिक्स। और इसीलिए यहां पर लायनल रॉबिन्स का डेफिनेशन है स्कैरसिटी ओरिएंटेड, जो उन रिसोर्सेस पे फोकस करता है जो हम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं। बढ़ते हैं की पॉइंट्स की ओर। यहां पर बात की गई है वांट्स यानी अनलिमिटेड वांट्स, इसके अलावा मीन्स विच आर कंपैरेटिवली लिमिटेड, और वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, कितनी अर्जेंसी है, वांट कितना जरूरी है, उसके बेसिस पे ग्रेड किया जाता है वांट्स को। और आखिर में मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी एक चीज के बहुत सारे यूजेस भी हो सकते हैं, वांट्स के अल्टरनेटिव यूजेस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज के इस पहले FYJC कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के वीडियो में चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत की है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां आज हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में समझने की कोशिश की है। हमने देखा है इकोनॉमिक्स का मीनिंग बाय कौटिल्य, इसके अलावा एडम स्मिथ, इसके अलावा अल्फ्रेड मार्शल, और अभी लायनल रॉबिन्स का हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स देखा है। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों फिर एक बार कुछ नए बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।